गांधी जी को जब एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे आप देखते हो और मात्र स्वतंत्रता सेनानी समझ लेते हो, तो ये गांधी जी की बहुत संकीर्ण व्याख्या है। गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे, पर साथ में एक अर्थशास्त्री, एक राजनीतिक विशेषज्ञ, एक समाजशास्त्री भी थे। वो ये भी बताते थे कि नीति शास्त्र कैसा होना चाहिए। तो गांधी जी को आप कह सकते हो कि एक संपूर्ण दार्शनिक थे। जैसे आप कार्ल मार्क्स और रूसो को पढ़ते हो, गांधी जी को भी उनके ही समांतर रखा जाना चाहिए। अब यूपीएससी के लिए हमें कैसे पढ़ना है? तो यूपीएससी के लिए अगर गांधी जी की समझ विकसित करनी है तो आपको समग्रता में पढ़ना होगा। आपको पढ़ना होगा कि गांधी जी का आदर्श क्या था और कैसे अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उनके आदर्श से जुड़ती थी। तो आइए इसी क्रम में हम आज पढ़ाई करते हैं और हम उनके आदर्श को समग्रता में पढ़ते हैं। उनका आदर्श था राम राज्य, जिसको लेके आप लगातार कई बार सवाल सुनते होंगे कि क्या राम राज्य एक आदर्श कल्पना है, इसको कभी पाया ही नहीं जा सकता, या ये वास्तविक भी होगा। कई तरह की आप बातें सुनते होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि राम राज्य क्या है। राम राज्य ये है गांधी जी की आदर्श अवस्था। जैसे कार्ल मार्क्स के लिए साम्यवाद आदर्श था, तो वैसे ही गांधी जी कहते हैं कि राम राज्य आदर्श है। अब सवाल है कि इस आदर्श अवस्था में होगा क्या। गांधी जी कहते हैं कि हमें यहां तक पहुंचना है, ये हमारा अंतिम गोल है, पर इस गोल के बाद होगा क्या? तो वो कहते हैं कि इस गोल में जब आप पहुंच जाओगे तो आपका होगा महत्तम विकास, अर्थात मैक्सिमम डेवलपमेंट। कैसा? क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, ऐसा गांधी जी कहते हैं। सेम वैसे ही जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साम्यवाद पे पहुंचने में मानव का महत्तम विकास होता है, या साम्यवाद सबसे प्राकृतिक अवस्था है जो मानव के अनुकूल है, तो गांधी जी कहते हैं नहीं, राम राज्य सबसे प्राकृतिक अवस्था है और मानव के विकास के लिए अनुकूलित है। अब सवाल है कि राम राज्य कैसे होगा? तो राम राज्य तब होगा जब हर व्यक्ति कैसा होगा? स्वराज्य होगा, अर्थात हर व्यक्ति के पास होगा स्वराज। अब ये स्वराज बहुत जरूरी है समझना, जिसे सुराज भी कहते हैं या स्वराजी कहते हैं, और इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। ये कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक व स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब नोट्स में देखते हैं तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नजर आता है, पर ऐसा नहीं है। यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है आप उसको पढ़िए। तो गांधी जी का जो स्वराज है वो क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, यही पूरे गांधी जी का निष्कर्ष निकल आएगा। गांधी जी कहते हैं कि स्व का क्या होना चाहिए? राज, अर्थात शासन। अब सवाल है ये स्व क्या है? तो ये स्व है जो, वो है आत्मा। तो आत्मा का शासन होना चाहिए। किस पर? शरीर पर। गांधी जी कहते हैं कि स्वराज जब होगा तभी राम राज्य होगा। और स्वराज क्या है? यहां पर आत्मा का शासन होता है शरीर पर, अर्थात आत्मा अपना नियंत्रण स्थापित करती है शरीर पे। हम देखते हैं सामान्य आदमी जो हम आजकल देखते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें शरीर जो होता है वो आत्मा पे नियंत्रण करता है। यहां शरीर से मतलब होता है इंद्रियों से। जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे नाक, जैसे आंख, स्किन, जीभ, ये सब इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन। तो हम देखते हैं कि जो हमारी या सामान्य मनुष्य की जो आत्मा है वो इन इंद्रियों से कैसी होती है? नियंत्रित होती है। जैसे मान लो हम चलते हैं किसके कारण? इंद्रियों के कारण कि आत्मा के कारण? तो आप कहोगे आत्मा के कारण, क्योंकि आत्मा ही तो चेतना है जो हमें एक्टिव करती है। जब आत्मा निकल जाती है तो हम मुर्दा हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि आत्मा हमारी चेतना का कारण है। और जैसे मान लो हमें कुछ चीज खाने को अच्छी लगी तो हम तुरंत मार्केट जाते हैं, तो हमारी जीभ हमें मार्केट की तरफ ले जा रही है ना। तो ये बताइए हमारी जो आत्मा है वो किससे नियंत्रित हो रही है? जीभ से। अब जैसे मान लो एसी का टेम्परेचर आपने कर दिया 20,
फिर कर दिया आपने 18। तो ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि हमारी स्किन ऐसी कह रही है, और जब स्किन की डिमांड आई तो हमने हाथ उठाया और रिमोट से कंट्रोल कर लिया। तो हमारा जो शरीर है वो हमारी आत्मा को कंट्रोल करता है, ये सामान्य आदमी की बात है। पर गांधी जी के अनुसार जब स्वराजी होगा तो आपकी आत्मा आपके शरीर पर शासन करेगी। जैसे गांधी जी स्वराजी थे, तो देखिए चाहे जितनी भी ठंडी हो वो एक धोती में घूमते रहते थे। वो कभी ऐसा तो नहीं था कि पनीर और ये आइटम खाते आपको दिखे हों, क्योंकि वो क्या था, उनकी जो आत्मा थी वो किसको नियंत्रित कर रही थी? शरीर को। इसीलिए वो कहते थे स्वराजी। और जब सभी व्यक्ति ऐसे स्वराजी हो जाएंगे तो हम राम राज्य में पहुंच जाएंगे। अब स्वराजी करने के लिए क्या जरूरी है? तो कहते हैं स्वराजी करने के लिए जो पुरानी संरचनाएं हैं उनको बदलना होगा। और देखो यही बात समझ लो, गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट ही आपको पता चल जाएगा यहां से कि कैसे वो पाश्चात्य कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। क्योंकि पाश्चात्य कॉन्सेप्ट या वेस्टर्न कल्चर में कहा जाता है कि शरीर का नियंत्रण होना चाहिए, वो शरीर को बहुत प्रधान मानते हैं। पर गांधी जी आत्मा को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। यही भारत की आध्यात्मिकतावादी संस्कृति है। पर वहीं विदेश या पाश्चात्य कहता है कि शरीर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो देखो हमेशा शरीर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। उनका आप पहनावा देखो, शरीर पे बहुत ज्यादा ध्यान होगा। लेकिन भारत में जो महान शख्सियत थी जैसे महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब आत्मा को महान बनाते थे। तो आपको एक अंतर तो यहाँ दिख जाएगा, और इसके पीछे साफ साफ क्लियर है। गांधी जी कहते थे यदि शरीर को महत्व दोगे, इंद्रियों को महत्व दोगे, तो इंद्रियां तो हमेशा भूखी रहती हैं, वो हमेशा जरूरत के लिए क्या करती है? लालच तक चली जाती है। और जब लालच में आ जाती हैं तो लालच के कारण कोई इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तो कहते थे जो पाश्चात्य सभ्यता है उसमें खुशियां मिली ही नहीं सकती, क्योंकि जब शरीर पे आप अपना सब कुछ ध्यान दोगे और शरीर इंद्रियों से चलता है, और इंद्रियां हमेशा क्या रहेंगी? भूखी रहेंगी, कुछ ना कुछ चाहती रहेंगी, लालची होंगी, तो आप कभी उसका लालच नहीं खत्म कर पाओगे और आप हमेशा परेशान रहोगे। आप नहीं, समाज परेशान रहेगा, क्योंकि सब आदमी भूखे होंगे, सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। फिर इसी तरह राज्य भी भूखे होंगे, राज्य भी लड़ाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को लेकर, और फिर वो औपनिवेशिक प्रथा आएगी, युद्ध होंगे। ये सब वो कहते थे और दिखता भी हो साफ साफ। लेकिन जब कहते हैं जब आत्मा का नियंत्रण होगा तो फिर आप केवल जरूरत के आधार पर खुश हो जाओगे, और यही होगा राम राज्य। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। अब सवाल है कि गांधी जी कहते थे कि कैसे मिलेगा हमें स्वराज, आखिर हमारी आत्मा कब करेगी नियंत्रण? तो कहते थे इसके लिए करना होगा साधना, अर्थात आपको इसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। जो उनका आश्रम था गांधी जी का, वो इसी को सिखाता था। ये कोई ऐसी साधना नहीं कि समाधि में बैठ गए, ये साधना आपके दैनिक जीवन में साथ साथ चलेगी, और ये हर व्यक्ति कर सकता है। अब सवाल है कि ये साधना कैसे होगी, अर्थात कैसे आप अपनी आत्मा को महान बनाओगे। देखो गांधी जी मानते थे बेसिकली कि हम सबकी जो आत्मा है वो बहुत नैतिक होती है, अर्थात ये आत्मा हम लोगों की बहुत नैतिक है, और हम लोग कुछ कारणों से इसको समझ नहीं पाते, इसीलिए हम मानव के असली स्वरूप को नहीं समझ पाते। यदि हम लोग लगातार साधना करें और साधना करने के बाद इस आत्मा के नैतिक स्वरूप को जान जाएं, या ये जान जाएं कि हमारी आत्मा कितनी पवित्र है, और फिर इसी आत्मा की आवाज के आधार पर काम करें, तो सारे काम नैतिक होंगे। इसीलिए गांधी जी अंतर आत्मा की आवाज को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। अब सवाल है कि ये कैसे मिलेगा, अर्थात साधना करना है हमें अपनी आत्मा को नैतिक बनाने के लिए, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें समय चाहिए। क्या चाहिए? समय। और समय कब, टाइम कब मिलेगा? जब आप साधना कर सकोगे, बातें कर सकोगे, किताबें पढ़ सकोगे, विचार लोगे। कब मिलेगा? जब आप ऐसी अवस्था में हो जहां कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। कहने का मतलब यहां पर प्रतिस्पर्धा ना हो। अब मैं गांधी जी के संपूर्ण दर्शन को बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं, लेकिन बहुत शानदार तरीके से, ये मेरा दावा है। आप बस कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा। अब सवाल है कि प्रतिस्पर्धा और समय का क्या संबंध है? तो ये बताइए, आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास समय है कुछ? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यही हाल इकोनॉमी में है, सब कोई आपस में कैसे कंपीट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, तो रात दिन काम कर रहे हैं।
तो गांधी जी कहते थे कि समय के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा वातावरण यहाँ पर प्रतिस्पर्धा न्यूनतम से न्यूनतम हो, कंपटीशन ना हो, आप अपने आप में संपूर्णता के साथ जीवन जी रहे हो, ये नहीं कि भाग दौड़ रहे हो और अपने आप को समय ही नहीं दे पा रहे। जब अपने आप को समय नहीं दे पाओगे तो खुद को कैसे बेहतर बनाओगे। तो गांधी जी कहते थे कि प्रतिस्पर्धा मानव के लिए उचित नहीं है ना, अर्थात संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन वो बिल्कुल उचित नहीं मानते थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी डार्विन, हिटलर, कार्ल मार्क्स इन सब का विरोध करते थे, क्योंकि ये सब संघर्ष पे आधारित थे। गांधी जी कहते थे संघर्ष से नहीं होगा कुछ, संघर्ष से तो मानव का पतन कर देगा। मानव को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और मानव मूलतः नैतिक होता है, और बस वो केवल अपने आप को एक बार देख ले कि वो कितना महान है, फिर वो शानदार काम करेगा। सेम ऐसे ही कुछ बातें आपको वेदांत में मिलेंगी। वेदांत क्या, भारतीय संस्कृति के हर पहलू में आपको दिखेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति का कोर ही यही है। अब प्रतिस्पर्धा का कब नहीं होगी, तो हमें एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहिए यहां पर प्रतिस्पर्धा ना हो, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था चाहिए यहां पर प्रतिस्पर्धा ना हो, और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए यहां पर प्रतिस्पर्धा ना हो। गांधी जी कहते थे कि हम इन तीनों पे अगर काम कर दें, ये तीनों हम ऐसा बना दें जो प्रतिस्पर्धा को कम से कम कर दे, तो लोगों के पास समय होगा, समय होगा तो लोग साधना करेंगे, साधना करेंगे तो स्वराजी होंगे, स्वराजी होंगे तो राम राज्य आ जाएगा, और बस फिर सब अच्छे बल्ले बल्ले अच्छे दिन आ गए। तो कैसे सामाजिक व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो गांधी जी मानते थे कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो वर्ण पे आधारित हो, अर्थात सभी लोग अपने पारिवारिक कार्य को ही करें, कोई नया कार्य नहीं सीखे वर्ण व्यवस्था के आधार पे। जैसे किसी के पिता अगर सफाई करते तो सफाई उसका लड़का करे, किसी के पिता यदि डॉक्टर थे तो उसका लड़का भी डॉक्टर हो। अब आप लोगों को कुछ अजीब से सवाल आए होंगे इसको सुन के। हाँ, तो यही बात है, इस कारण अंबेडकर जी भी विरोध करते थे। अंबेडकर जी भी कहते थे कि आपने वर्ण और जाति के बीच में अंतर खत्म कर दिया, क्योंकि वर्ण तो कर्म के आधार पे होता था ना, पर गांधी जी का मानना था नहीं, वर्ण भी जन्म के आधार से ही डिसाइड हो जाना चाहिए। और यही अंबेडकर जी में और गांधी जी में डिबेट थी, जिसकी हमने एक वीडियो बना रखी है। हम अभी गांधी जी को पढ़ते हैं। तो गांधी जी कहते थे कि वर्ण के आधार पे समाज चलना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे और हम हर बार कोशिश करेंगे किसी नए व्यवसाय के लिए, तो हमें पुरानी स्किल सीखनी होगी, और जब हम अलग से स्किल या कौशल सीखेंगे तो हमारे पास समय नहीं होगा, समय कम हो जाएगा, और साथ में कंपटीशन भी बढ़ेगा। अब यदि मान लीजिए एक समाज है जिसमें जिसके जिसके पिताजी जो कर रहे थे वही काम लड़के करने लगे उनके, या लड़कियां करने लगे, तो इससे क्या होगा कि उनको परिवार से ही कौशल मिल जाएगा और कंपटीशन भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जब पहले से ही सारे कार्य फिक्स है तो कंपटीशन कैसे। अगर आज की डेट में सारे कार्य पहले से फिक्स होते तो कोई कंपटीशन ना होता। तो वैसे ही गांधी जी कहते थे, पर याद रखना गांधी जी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ऐसे होनी चाहिए, कैसे, हॉरिजेंटल, अर्थात कोई भी काम छोटा नहीं है और कोई भी वर्ण छोटा नहीं है, सारे वर्ण बराबर हैं। यदि कोई पढ़ाने का, अध्ययन का काम करता है और कोई सफाई का काम करता है तो दोनों बराबर महत्व रखते हैं समाज में। तो गांधी जी भेदभाव को नहीं मानते थे पर वर्ण व्यवस्था को मानते थे। तो गांधी जी का जो वर्ण व्यवस्था थी वो भेदभाव रहित और क्षैतिज वर्ण व्यवस्था थी। गांधी जी कहते थे वेदों में ऐसा ही वर्णन है, वो तो हमने उसकी गलत व्याख्या कर दी और हमने अपनी सामाजिक व्यवस्था को प्रदूषित कर दिया। तो गांधी जी के अनुसार राम राज्य के लिए सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वर्ण आधारित, और कैसे, ये सब समझ लिया, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। कई तरह के इसमें सवाल उठते हैं लेकिन अभी हम उन पे नहीं जाएंगे। अब सवाल है कि आर्थिक व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो गांधी जी कहते थे कि आर्थिक व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रतिस्पर्धा ना हो, और वो कैसे होगी, ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था। ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्व होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्थानीय से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हो तो कहते क्यों बढ़ना चाहते हो, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, लाभ के लिए आप शहर से फिर दूसरे शहर, फिर आप विदेशों में जाना चाहते हो, वैश्वीकरण करना चाहते हो। तो गांधी जी कहते थे ये सब तो मानव के विकास में बाधा है, क्योंकि ये सब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे देता है, और प्रतिस्पर्धा जैसी आ जाएगी तो आदमी के पास समय नहीं बचेगा। तो आप यदि वैश्वीकरण के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपको क्या करना, स्थानीयकरण, अर्थात लोकलाइजेशन।
तो गांधी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते थे कि एक गांव में सभी लोग अपनी अपनी जरूरत की चीजें बना लें और एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, क्योंकि गांधी जी के अनुसार हमारा कोर क्या है, आत्मा, और आत्मा को ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। जो आत्मा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आत्मा जो है ये जरूरत पे चलती है, लालच पे नहीं। मिनिमम जरूरतों पे भी ये चल जाएगी। तो गांधी जी कहते थे कि जब जरूरत पे चलती है तो फिर क्या चक्कर में पड़ना, लाभ के चक्कर में। तो जितनी जरूरत है उतना तो आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मिल जाएगा, और वो राम राज्य के लिए सबसे आदर्श अवस्था है। फिर दूसरी बात राज्य की, राजनीतिक कैसी अवस्था चाहते थे? तो गांधी जी चाहते थे कि मानव स्वराजी कब बनेगा, जब उस पर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। गांधी जी राज्य को अनैतिक मानते थे। गांधी जी के अनुसार राज्य कैसा था, एक अनैतिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक कृत्रिम संस्था है। राज्य मानव के द्वारा बनाई गई है, और जो संस्था मानव के द्वारा बनाई गई हो वो मानव को नियंत्रित कैसे कर सकती है? तो गांधी जी के अनुसार यदि कोई संस्था जो मानव के द्वारा बनाई गई है और मानव को नियंत्रित करेगी तो ये मानव को विकसित नहीं होने देगी। जैसे मान लो आप हो और आपको मैं हर बात में रोकू टोकूं कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो आपका विकास कम से कम होगा। लेकिन जब आप खुद से हर काम डिसाइड करोगे तो आपका ज्यादा विकास होगा ना। तो यही बात गांधी जी कहते थे कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और मानव एक प्राकृतिक संस्था है, और कैसे एक कृत्रिम संस्था एक प्राकृतिक संस्था को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए मानव का विकास बाधित होगा, अर्थात वो चाहते थे कि राज्य ना हो। फिर सवाल है राज्य ना हो तो क्या हो? तो गांधी जी कहते थे कि समाज से नियंत्रित होनी चाहिए बातें। वैसे तो होना स्वराजी चाहिए, कोई बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए, पर वो समाज के पक्ष धरते। वो कहते थे कि राज्य विहीन समाज ही एक राम राज्य की आदर्श अवस्था है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि गांधी जी की कैसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए और कैसी राजनीतिक व्यवस्था, जो प्रतिस्पर्धा को कम से कम करेगी, समय को बढ़ा देगी, साधना हो पाएगी, और फिर इस तरह से हम धीरे धीरे राम्य राज्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये गांधी का एक समग्र अप्रोच में हमने आपको बताया। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका जनरल स्टडी के हिसाब से पढ़ने का मन है तो। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई हों, और जो भी आपका गांधी जी से रिलेटेड सवाल हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा।